सारी रात देवजीत मन ही मन बस अपनी बेटी रीतू के बारे में सोचता रहा कि उसकी बेटी रीतू किस हाल में होगी। आई होप जब मैं घर पहुंचूं तो मेरी बेटी मुझे सही सलामत मिले। अब जब सुबह होती है और बेंगलोर से सुबह 5 बजे वाली फ्लाइट पकड़कर देवजीत सीधा अपने शहर पहुंचा। तो उस समय सुबह के 9 बज रहे थे जब वो शहर पहुंचा। देवजीत ने टैक्सी में बैग रखा और फिर अपने घर का एड्रेस बताकर सीधा सीट पर बैठ गया। वो सिर्फ एक ही बात बार बार सोच रहा था, कहीं वो बरसों पुराने वाला भयानक दास्ता फिर से अपने आप को दोहराने तो नहीं आ गई। देवजीत का दिल इतनी जल्दी जल्दी धड़क रहा था, तभी उसका घर आ गया। जैसे ही टैक्सी वाले को पैसे देकर वो अपने घर के मेन गेट के सामने कदम रखा कि अंदर से अचानक नीना ने जल्दी से दरवाजा खोला और वो बाहर आ गई। देवजीत को देखते ही नीना की आंखों में आंसू बहने लगे, क्योंकि उसकी बेटी की बड़ी चिंता उसे हो रही थी और उसे बस देवजीत का इंतजार था कि कब देवजीत घर आएंगे। अब देवजीत ने कुछ नहीं कहा, वो सीधा अपना बैग लेकर घर के अंदर चले गए। घर के अंदर एकदम सन्नाटा, वो भी सुबह के वक्त था। इतना सारा सन्नाटा, पूरा अंधेरा छाया हुआ था घर में। जो घर की खिड़कियां थी उसके ऊपर मोटे मोटे पर्दे लगे हुए थे और एक भी लाइट ऑन नहीं थी घर की। देवजीत ने हैरानी से नीना से पूछा, अरे नीना, ये घर में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? पर्दे भी नहीं खुले हुए। अरे कम से कम एक लाइट तो जला लेती। नीना के कुछ कहने से पहले ही देवजीत ने आगे बढ़कर हॉल में लगी हुई लाइट का स्विच ऑन कर दिया। अब जैसे ही हॉल में रोशनी हुई, देवजीत के गले से दिल दहलने वाली चीख निकली। हॉल के बीचों बीच रखे हुए एक बड़े सोफे पर रीतू किसी महारानी की तरह अकड़कर शान से बैठी हुई थी और रीतू ने अपने सिर पर एक चुन्नी भी ओढ़ रखी थी। देवजीत का पूरा गला सूख गया। उसके मुंह से किसी तरह निकला, रीतू बेटी। पर देवजीत की ओर देखते ही रीतू ने इतने खतरनाक ढंग से पहले तो उसने मुस्कुराया। ये देखकर तो भाई देवजीत की रूह कांप उठी। फिर रीतू ने अपने होठों को टेढ़ा करते हुए सरसराती हुई आवाज में कहा, आ गए बाबू, बड़े दिनों के बाद हुई आज तुमसे मुलाकात। कुमार हमेशा तुम्हें याद करता रहता है। देवजीत को भाई ये देखकर चक्कर सा आने लगा। उसने गिरने से बचने के लिए दीवार को सहारा लगा लिया ताकि वो नीचे ना गिरे। दीवार को पकड़ सा लिया था उसने। पर देवजीत की नज़र एकदम रीतू के कानों पर पड़ी। रीतू ने अपने कानों में वही बालियां पहन रखी थी जो देवजीत बरसों पहले तिमरा के कानों में देख चुका था, और देवजीत को उनमें एक बाली तिमारपुर के मलबे से भी मिली थी। अब तो देवजीत के होशो हवास थे जो पूरी तरह से गुम हो गए। वो बेहोश होकर नीचे फर्श पर बिछे कालीन पर गिर गया। नीना घबराकर एकदम देवजीत पर लपकी और टेबल पर रखे हुए पानी के जग से पानी लेकर देवजीत पर छिड़कती रही और बोलती रही, देवजीत होश में आओ, देवजीत होश में आओ, प्लीज देवजीत, अगर तुम इस तरह से हिम्मत हार जाओगे तो हमारा क्या होगा? देवजीत प्लीज, देवजीत जाग जाओ। नीना ने देवजीत को होश में लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। देवजीत ने अपनी आंखें खोली और फिर नीना की ओर घबराता हुआ देखता रहा। देवजीत तो यूं हैरान हो रहा था। नीना को एकदम उसके चेहरे पर साफ साफ डर की लकीरें दिख रही थी देवजीत के चेहरे पर। अचानक ही देवजीत की निगाहें फिर से सोफे पर बैठी हुई रीतू पर गई। रीतू अब भी पहले की तरह सोफे पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर वही शान चमक रही थी जो देखने में खून जमा रही थी। देवजीत स्टैचू की तरह एक जगह जम गया और रीतू को बस देखता रह गया। अचानक ही रीतू एक झटके से सोफे से उठ खड़ी हुई। उसने अपनी चुनरी ठीक की और फिर बिजली की तरह लपकती हुई अपने कमरे के अंदर चली गई। रीतू के अंदर कमरे में जाते ही देवजीत ने गहरी सांस ली और किसी तरह गिरते पड़ते उठकर देवजीत सोफे पर बैठ गया। नीना ने जल्दी से एक गिलास पानी का लेकर देवजीत के हाथों में थमा दिया और देवजीत ने उस गिलास से एक पानी की घूंट ली। हाँफते हुए देवजीत बोला, ये हमारी बेटी को क्या हो गया नीना?
ये कैसी अजीब हरकतें कर रही हैं। नीना का भी रोने जैसा मुंह हो गया था। वो नीचे जमीन पर बैठ गई और फिर दुखी भरे स्वर में बोली, मुझे माफ कर दो देव, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम्हें कुछ बिना बताए रितु को ट्रिप पर भेज दिया। जब से वो ट्रिप से लौटी है बस ऐसी ही अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। कभी कभी एकदम डरी हुई इस घर में घूमती रहती है रोते हुए, तो कभी इस तरह चुनरी अपने सिर पर लपेट लेती है। और कल रात में रितु इतनी भयंकर चीखने चिल्लाने लगी, मैं डर की वजह से उसके करीब भी नहीं जा पा रही थी। तभी देव बोला, तुमने रियली बहुत बड़ी गलती की है नीना, तुम एक बार मुझसे तो पूछ लेना चाहिए था। पर क्या सोचकर तुमने इतना बड़ा डिसीजन खुद ले लिया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मुझे तो इस बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझा तुमने। नीना ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मैं जानती हूँ देव कि मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है, पर मैं करती भी तो क्या करती। तुम तो रीतू की जिद को अच्छी तरह से जानते हो। जिस बात के बारे में वो सोचती है उसे पूरा कर कर ही रहती है। देवजीत ने गर्दन झटकते हुए कहा, रीतू तो नादान है, वो नासमझी दिखा सकती है, पर तुम तो समझदार हो ना। क्या एक बार मुझे कॉल करके नहीं बता सकती थी तुम? मैं कैसे भी कुछ भी करके उसे तिमारपुर जाने से रोक लेता। नीना ने अपनी सफाई पेश की, मैं तो खुद ही रितु को वहीं नहीं जाने देना चाह रही थी। मैंने तो उसे साफ साफ मना कर दिया था, पर उसकी सहेलियां और उसने मुझे मजबूर किया कि रितु को हमारे साथ ट्रिप पर जाने की इजाज़त दे दीजिए आप। अब मैं करती तो और क्या करती। आखिर मैंने अपने दिल पर पत्थर रख कर रितु को ट्रिप पर जाने की मंजूरी दे दी। अचानक ही जैसे नीना को कुछ ख्याल आया और वो फौरन देवजीत से पूछने लगी, पर देव, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम कल रात तिमारपुर का नाम सुनते डर के मारे चिल्ला क्यों पड़े थे? क्या तुम्हें कुछ पता है तिमारपुर के बारे में? कहीं तुम पहले भी तिमारपुर तो नहीं गए? देवजीत ने सर्द लहजे में कहा, मैं तिमारपुर गया था या नहीं ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमें कैसे करके रितु को उसकी सहेलियों से पूछना पड़ेगा कि ट्रिप के दौरान रितु के साथ क्या हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण मेरी बेटी का ऐसा हाल हो रहा है। नीना बोली, मैं अभी कॉल करके उन्हें यहां बुला लेती हूं। तभी देवजीत ने फौरन मना कर दिया, नहीं नहीं नीना, उन्हें यहां बुलाओगी तो रितु की ऐसी हालत देखकर वो सहम जाएंगी और फिर हो सकता है वो रितु की अजीबोगरीब हालत सोशल मीडिया पर प्रचार कर दे। इन यंगर्स का कोई भरोसा नहीं है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी को मेरी बेटी की इस हालत का पता चले। नीना ने उलझन भरे स्वर में कहा, अगर हम रितु की सहेलियों को घर नहीं बुलाएंगे तो उनसे पूछताछ कैसे करेंगे? फोन पर हम सब इतना कुछ कैसे पूछ सकेंगे? देवजीत सोच में पड़ गया। फिर वो गंभीरता से बोला, मैं एक काम करता हूँ, अभी पहले निशा को कॉल करके उसे मोहिता काजल को लेकर हमारी कॉलोनी के पास वाले गार्डन में बुला लेता हूँ। मैं कॉल पर निशा को यही कहूँगा कि मुझे रितु के लिए एक सरप्राइज प्लान करना है, इसलिए तुम सब सहेलियों के साथ कुछ खास डिस्कस करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो जरूर आएंगी। पर देव, हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? नीना बोली, क्या हम उन्हें सीधे सीधे नहीं पूछ सकते? देवजीत ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नीना, मुझे पक्का यकीन है कि तिमारपुर की ट्रिप में जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे रितु की सहेलियां शायद हमें खुलकर नहीं बता रही, इसलिए हमें बहुत घुमा फिराकर उनसे सच बुलवाना होगा। नीना ने तभी हाँ कर दी और नीना फिर बोली, देव, तुम पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, फिर रितु की सहेलियों से मिलने चले जाना, क्योंकि मुझे तो रितु की देखभाल के लिए यहीं पर घर पर ही रुकना होगा। देव ने सिर हिलाया, ओके नीना, पहले मैं निशा को कॉल कर लेता हूँ, फिर जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, तुम नाश्ता वगैरह रहने दो, मैं बस चाय पीऊँगा। नीना ने कहा, ओके ठीक है, और नीना किचन की तरफ चल दी। देवजीत ने निशा को कॉल लगाया तो उसकी मम्मी ने डरे हुए स्वर में कहा, निशा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे तो 2-3 दिन से बुखार आ रहा है, अभी भी डॉक्टर उसे देख कर गए हैं। तभी देवजीत बोला, ओ गॉड, क्या ट्रिप से लौटते ही निशा की तबीयत खराब हो गई? निशा की मम्मी अब रोते हुए बोली,
ट्रिप से जब से लौटी अनीशा, तब से बस वो बुखार से तप रही है। अब तक तो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। देवजीत सन्न रह गया। फिर किसी तरह उन्हें सांत्वना देते हुए, आप फिक्र मत कीजिए, निशा की तबीयत ठीक हो जाएगी जल्दी। मैं आज शाम को आऊँगा निशा को देखने के लिए। ठीक है, ओके, टेक केयर। और देवजीत ने कॉल काट दी। देव ने नीना को पुकारा तभी। नीना, यहाँ आओ जल्दी नीना। नीना के आते ही देवजीत बोला, मैं तैयार होने जा रहा हूँ, तुम जरा रेशमी को कॉल करके उसे गार्डन के लिए आने को कहो। निशा की तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब है। नीना ने हाँ भर ली और मोबाइल फ़ोन लिया और रेशमी को कॉल लगाने लगी। देवजीत वॉशरूम की तरफ चल पड़ा। जल्दी वो रेडी होकर हॉल में आ भी गया। उसने टेबल पर रखे हुए चाय का कप लिया और चाय पीते हुए रितु के बारे में सोचने लगा। नीना किचन से ही बोली, काजल कुछ देर बाद गार्डन पहुंचने वाली है। मोहिता का मोबाइल फोन बंद आ रहा है। देवजीत ने चाय का कप टेबल पर रखा और नीना से बोला, सुनो नीना, मैं पहले एक बेहद जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ। वहां से गार्डन में मैं सीधा काजल से मिल लूंगा, पर मेरे आने तक तुम किसी भी हालत में रितु के रूम में मत जाना। बहुत संभल के रहना, ओके। नीना को समझाकर देवजीत जल्दी से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर सीधे चल पड़ा डॉक्टर खन्ना से मिलने। अभी पिछले महीने तो एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अचानक देवजीत की मुलाकात डॉक्टर खन्ना की बीवी नीलम से हो गई थी, जो एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर काम कर रही थी। संयोग से नीलम भी देवजीत के कॉलेज में पढ़ती थी और अभी कुछ समय पहले ही वो अपने पति डॉक्टर के साथ लंदन से यहाँ आई थी। नीलम ने ही बातों बातों के दौरान बताया था कि लंदन में उसकी मुलाकात शशांक से भी हुई थी। कॉन्फ्रेंस में तो देवजीत ज़्यादा कुछ नहीं पूछ पाया, पर आज उसे शशांक से मिलना बहुत ज़रूरी लग रहा था। देवजीत को उम्मीद थी कि नीलम के पास शशांक का कॉन्टैक्ट नंबर जरूर होगा। देवजीत जब डॉक्टर खन्ना के बंगले में पहुंचा तो नीलम बार लॉन में खड़ी हुई मिल गई थी उसे। शायद वो अभी कहीं बाहर जाने के लिए निकल रही थी। अब जैसे ही नीलम ने देवजीत को देखा, वो एकदम हैरत से बोली, अरे देव, तुम अचानक कैसे आना हुआ? आओ आओ, चलो आराम से बैठकर बातें करते हैं। देवजीत जल्दी से बोला, सॉरी नीलम, मैं यूँ अचानक बिना बताए तुम्हारे घर चला आया। एक्चुअली तुम्हारा कांटेक्ट मेरे मोबाइल से डिलीट हो गया था और तुमसे बात करना इस वक्त मेरे लिए बेहद ज़रूरी था, इसलिए मैं फिर तुम्हारे घर ही आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ घर के बाहर ही मिल गई। नीलम ने हैरानी से देवजीत की ओर देखा। देवजीत के चेहरे पर छाई परेशानी और उसकी आवाज़ घुली चिंता से साफ झलक रहा था कि देवजीत किसी बड़ी परेशानी में है। नीलम ने शांत स्वर में कहा, तुम पहले अंदर आओ देव, 5 मिनट तो बैठो, अंदर चलो। देवजीत चुपचाप नीलम के साथ घर के अंदर चल पड़ा। हॉल में देवजीत को बैठाकर नीलम जल्दी से ऑरेंज जूस लेके आई। फिर नरमी से बोली, पहले ये जूस पियो और फिर बताओ कि आखिर क्या ऐसी परेशानी आ पड़ी है देव, जो तुम इतने ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हो। देवजीत ने ठंडी सांस लेते हुए धीमे स्वर में कहना शुरू किया, नीलम, मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मैं जिस परेशानी में फंस गया हूँ उससे मुझे सिर्फ शशांक ही बाहर निकाल सकता है। प्लीज़ मुझे शशांक का कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। नीलम ने कुछ पल गौर से देखा, फिर गंभीर लहजे में बोली, ओके देव, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, तुम देख लो, तुम शशांक का नंबर नोट कर लो, पर यदि तुम्हें कोई मेरी ज़रूरत पड़े तो बेझिझक होकर अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। देवजीत ने फटाफट शशांक का नंबर लिया और फिर उठते ही बोला, थैंक्स नीलम, अब मुझे चलना चाहिए। नीलम के घर से निकलते ही देव अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और गाड़ी फ्रीडी से अपनी कॉलोनी वाले गार्डन की ओर दौड़ा दी। जैसे ही देवजीत की गाड़ी गार्डन के पास पहुंची, उसने पार्किंग में गाड़ी को खड़ा किया और फौरन मोबाइल निकालकर शशांक को कॉल करने लगा। शशांक की आवाज़ उसे जैसे तैसे सुनाई दी। देवजीत लगभग चीखते हुए बोला, शशांक, शशांक मेरे दोस्त। उधर से हैरानी में डूबी हुई शशांक की आवाज़ आई, कौन? देव? देव हो ना तुम? हाँ मेरे यार, मैं देव ही हूँ।
थैंक गॉड तुमने मुझे पहचान लिया। शशांक, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और इस मुसीबत से मुझे बस तुम ही बाहर निकाल सकते हो। देवजीत ने लगभग सहमे हुए स्वर में कहा। ये शशांक ने चिंता से पूछा, क्या हुआ देव? इतने बरसों बाद आज अचानक तुम कॉल कर रहे हो, किसी मुसीबत की बात कर रहे हो? कहीं बिजनेस में कोई बड़ा लॉस तो नहीं हो गया ना? देवजीत ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं शशांक, मेरी प्रॉब्लम फाइनेंशियल नहीं है, मेरी प्रॉब्लम तो तेरे नैनीहाल से रिलेटेड है। मीन्स मैं कुछ समझा नहीं, हैरानी से शशांक ने कहा। देवजीत धीमी आवाज में बोला, 25 वर्ष पहले वो ट्रिप जरा याद कर। अब शशांक एकदम से चिल्ला उठा, ओ गॉड, तो तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम उस तिमरा से रिलेटेड है? देवजीत बीच में ही बोल पड़ा, हाँ, पर मैं कॉल पर कुछ नहीं बता सकता। तू जल्दी से जल्दी फ्लाइट पकड़कर यहाँ चला, मुझे और मेरे परिवार को बचा ले शशांक प्लीज। देवजीत रोने लगा, बचा ले शशांक, मेरे परिवार को बचा ले। शशांक कुछ पल तो ठहर सा गया, फिर किसी तरह बोला, ओके ओके देव, मैं आज शाम की फ्लाइट पकड़कर पहुंचता हूँ, तू मुझे अपना एड्रेस मेल कर दे। मेरा ईमेल एड्रेस तो मैं तेरे नंबर पर एसएमएस कर रहा हूँ। ओके, टेक केयर। और देवजीत ने कॉल काटते ही शशांक का भेजा हुआ मैसेज देखा, फिर ईमेल पर अपना एड्रेस सेंड कर दिया। मोबाइल पॉकेट में रखकर देवजीत ने गहरी सांस ली और गाड़ी से उतरकर गार्डन की ओर चल पड़ा। क्या होगा जब देवजीत रितु की फ्रेंड से मिलेगा? क्या उसे कुछ पता चल पाएगा? क्या शशांक इंडिया आकर देवजीत की हेल्प कर पाएगा? जानेंगे अगले पार्ट में।